देखो सिंपल सी बात है, ये हम पे क्वेश्चन है। 25 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इतने का इंडक्टर है 0.10 का, 25 ओम का रजिस्टर है, सीरीज़ में कनेक्ट करा, EMF आपको दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिएक्टेंस निकालना है, Z निकालना है, I निकालना है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इस चीज़ को किससे, E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको ई नॉट की वैल्यू पता चली। ई नॉट की है वो, ERMS नहीं है। ई नॉट कितना है 310। तो आप जल्दी से ERMS निकाल लीजिए। ERMS क्या होता है, ई नॉट बाई रूट टू, पता है ना, ई नॉट बाई रूट टू। ई नॉट कितना है 310, 310 बाई रूट टू वोल्ट आ गया। ठीक है, संभाल के रखो। इसके बाद साइन और टी के बीच में यहाँ 314 है, यहाँ पे साइन और टी के बीच में ओमेगा है, तो ओमेगा हो गया 314 रेडियन पर सेकंड। और जब भी ओमेगा 314 तो फ्रीक्वेंसी कितनी 50। तो पहली चीज़ तो आपकी निकल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF कितने है 50 है। अब XL और XC निकालेंगे, तो XL होता है ओमेगा L, तो मैं कोई गिवन नहीं लिख रहा, आपको पता है ओमेगा 314 है। L की वैल्यू आपको 0.10 दे रखी, 0.10 मतलब 10/100 कटेगा 0, ये इससे काटेगा तो 31.4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31.4 ओम। XL आ गया, XC निकालेंगे, XC होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा देखिए कितने 314 है, C की वैल्यू आपको दिख ही रही है कितनी है, C की वैल्यू है 25 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का 10 की पावर 6 ऊपर गया। 25 4 जा 100 कटेगा तो ऊपर है 10,000, नहीं 3 जीरो है ना, 4 जीरो, 10,000 और 4 भी है ऊपर और 314 है। सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा है बताओ। आपका आ रहा है 127.4 ओम, 127.4 ओम ये आप पे आ रहा है। बस अब दूसरी चीज़ निकालेंगे, पहली चीज़ तो हमने निकाली ली ये रही। दूसरी चीज़ आपकी रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस में बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है XC है, तो कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट आई है। तो आप करोगे XC माइनस XL। XC कितना है 127.4 माइनस XL, XL कितना है 31.4, काटो इन्हें तो 440, फिर क्या बचा 7 और 1 6, फिर क्या बचा 12 3 9, तो 96.0 आ रहा होगा आप पे। 96.0 आंसर है, 96.0, ठीक है 96.0 ओम मतलब 96 ओम। तो आपका रिएक्टेंस भी निकल गया। Z निकाल लो। अब आपको ये सारी चीज़ें पता है ना, Z निकाल लेते हैं और I निकालते हैं फिर, ठीक है। R25 है, कहाँ का मिटाऊँ, यहीं मिटा लेता हूँ। Z होगा, तीसरी चीज़ Z होगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। XC बड़ा है ना, ये फिर मेरे हिसाब से फिर इंडक्टिव डोमिनेटिंग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस C में ज़्यादा है। हाँ उल्टा बोल दिया था मैंने। R है 25 का स्क्वायर और XC माइनस XL होगा 96 का स्क्वायर। ये इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ यार। आपका आएगा 9841, अंदर आएगा 9841 रूट ऑफ 9841 जो होता है लगभग कितने का 98.2 का, 98.2 ओम आ गया। क्लियर है, ये आपका Z आया इम्पीडेंस 98.2 99.2 ओम आ गया। फाइनली आपको IRMS निकालना है। मैक्सिमम करंट तो बोला नहीं है ना उन्होंने, तो IRMS निकालना है। चौथी चीज़ निकालनी है IRMS, वो होगा V/R, तो ERMS बाई Z। ERMS आपको पता है कितना होता है, E नॉट बाई √2, तो 310 बाई √2 और Z कितना है 99.2, ठीक है 99.2। इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। बस ख़त्म, और क्या करोगे, फिनिश। क्लियर, गुड, 2.2 एम्पियर आ गया ना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको एक फिगर दे रखा है, फिगर देखिए में क्या है। फिगर यहाँ एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर कितना 25 माइक्रोफैरेड। आगे बढ़ेंगे, फिर इंडक्टर है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। L कितना 4/π, ठीक है 4/π स्क्वायर हेनरी। और फिर रजिस्टर है, रजिस्टर
रजिस्टर है 100 ओम का, 100 ओम का, ठीक है। नीचे 220 वोल्ट की सप्लाई है AC, पता है ना ये ऐसे क्यों बनाते हैं, आधा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो कैपेसिटर है 25 माइक्रोफैराड का, L है 4/π² हेनरी, R है 100 ओम का, इसे हमने कनेक्ट करा है 220 वोल्ट में। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 करंट इन द सर्किट, ठीक है, और रेजोनेंस में ही निकालना होगा करंट इन द सर्किट। तीसरा एवरेज पावर कंज्यूम, ठीक है। ये तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं, इन्होंने बोला रेजोनेंस तो है ही, तभी तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होंगे। तो एट रेजोनेंस में आपको पता है फेज़ एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। बस आपको कोई घबराहट नहीं है, अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू आर, आपको पता है वो होती है 1/2π और यहाँ होती है √LC। तो 1/2π √L, L कितना है, L आपको दे रखा 4/π², और C देखो बच्चे C कितने हैं 25 है, और माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, भूलना मत, इतना है, ठीक है। तो 1/2π, L की वैल्यू 4/π² और C की वैल्यू 25 माइक्रो कर दिया। तब हुआ क्या, न्यू आर 1/2π, 4 का रूट, चलो 4 का रूट अभी कुछ नहीं निकालना चाहते हो तो निकाल लो, देखो निकालना है, चलो मन बना लिया। 4 का रूट कितना 2, 25 का रूट कितना 5, 10⁻⁻6 का रूट कितना 10⁻⁻3, और π² का रूट कितना पाई। क्लियर है इतना। 4 का रूट कितना 2, 25 का रूट कितना 5, 10⁻⁻6 का 10⁻⁻3, π² का पाई, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आया, नीचे कितना आया 20। कैसे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 10⁻⁻3 ऊपर जाके 1000 बन गया, इससे ये कैंसिल हुआ। 2 कितने जा 50 जा, तो हम पे आया 50 हर्ट्ज़। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई कितनी है 50 हर्ट्ज़ है। अब करंट निकालना है, और साथ ही वो चाहते ही होंगे कि करंट आप किस में निकालो, रेजोनेंस में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एट रेजोनेंस में Z मिनिमम हो जाता है, Z निकालने की ज़रूरत नहीं है। बेवकूफ़ हो अगर आप कि अगर आप Z निकाल लो, Z R के बराबर हो जाएगा। रेजोनेंस में Z R के बराबर होता है, मिनिमम होता है, और R आपको कितना दे रखा 100 दे रखा, 100 ओम। तो आपका जो करंट निकलेगा मैक्सिमम ही निकलेगा, I max वो होगा V max बाई R, क्योंकि Z आपका क्या बन गया R बन गया। अब वो जो आपको दे रखा है E वर्चुअल दे रखा है, तो आधे बच्चे इसमें गलती करेंगे, ठीक है। तो 220 नहीं डालना, अगर उन्होंने 220 दिया है मैक्सिमम तब तो बात भी है, बट उन्होंने मैक्सिमम तो दिया नहीं है, तो यही है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा रेजोनेंस में ना इसको नहीं छोड़ना। रेजोनेंस में नेचुरल करंट ही, मतलब जो इंस्टेंटेनियस करंट ही होता है वही मैक्सिमम करंट बन जाता है, I0 ही होता है वो। तो यहाँ पे V max को 220 ही रहने देना, इसे मत चेंज करना। मैं अभी बताता हूँ, R की वैल्यू यहाँ से 100 हो जाएगी, इससे काटोगे आप पे आ जाएगा 2.2 एम्पियर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि I max इसलिए नहीं मैक्स है क्योंकि V max है, नहीं, I max इसलिए मैक्स है क्योंकि R मिनिमम हो गया, Z जो है मिनिमम हो गया, ठीक है। I मैक्सिमम इस वजह से नहीं है कि V की मैक्सिमम वैल्यू डालोगे, नहीं, I max इसलिए हुआ क्योंकि Z जो था इम्पिडेंस वो मिनिमम हो गया। तो V max तो आप 220 ही डालना, Z को मिनिमम डाल देना, कितना 100, 2.2 एम्पियर आ जाएगा। तीसरी चीज़ यार आपको क्या निकालनी है, तीसरी चीज़ निकालनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है ERMS, ठीक है, IRMS, ठीक है, और cos phi, बट रेजोनेंस में ये 0 होगा। तो आप ये लगा सकते हो ERMS IRMS cos phi, या VI²R भी लगा सकते हो, जो भी लगाना है उससे आ ही जाएगा। ERMS आपके कितने हैं 220, IRMS कितने हैं 2.2, और यहाँ पे cos phi हो गया आपका 1, cos 0 1, तो पॉइंट से ये कटा 22 2 जा 484 या 444, ना 484 होगा। तो पावर एवरेज आएगी 484 वाट, 484 वाट ये। बट अगर आप इस पावर को I²R से निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। I² कितना होता, 2.2 का स्क्वायर होता, और R कितना है 100 है, 2.2 का स्क्वायर कितना होता, देखो इससे ही कटता, 22 का स्क्वायर 484 होता, सीधा आप पे आता 484 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 से +2 कैंसिल हो जाता, आता तो इतना ही 484 वाट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, कि an AC source of frequency 50 hertz, 50 hertz, हाँ, is connected to, सही है, is connected to 50 millihenry inductor, 50 millihenry inductor and a bulb, यह है। इन्होंने बोला द बल्ब ग्लोज विथ सम ब्राइटनेस, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, एक चीज़ थी वो आप खुद लिख लेना, द बल्ब ग्लो विथ सम ब्राइटनेस, वो खुद लिखना। आगे है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़, हालांकि ये कैपेसिटर होगा। कैलकुलेट द कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़, calculate the capacitor to be connected in series so that bulb glows with maximum brightness। अब जो समझदार बच्चे थे उनको तो पता ही चल गया कि रेजोनेंस है। नहीं तो आप ये देखो कि नीड ऑफ द आर क्या है। आपको देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी देर की, शाबाश, 50 हर्ट्ज़, ठीक है, एक आपको इंडक्टर देर का 50 मिली हेनरी, और आपसे सी पूछ रहे हैं। इन तीनों के बीच में रिलेशन एक ही है कि फ्रीक्वेंसी इज़ 1/2π/LC, मतलब कंडीशन रेजोनेंस की है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों है, क्योंकि बल्ब बीइंग यहाँ पे क्या क्या होना, इंडक्टर भी होना, सी भी होना, एल और सी का सर्किट है। एल सी के सर्किट में ब्राइटनेस मैक्सिमम हो गई बल्ब की। ब्राइटनेस बल्ब की तभी मैक्सिमम होती है जब करंट क्या हो, मैक्सिमम हो, और करंट मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है, रेजोनेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। एलसी सर्किट में ऑक्सीलेशंस होते हैं, ठीक है, और उसमें बोल रहे हैं कि बल्ब बहुत तेज़ चमक गया। बल्ब तभी तेज़ चमकेगा जब ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, इसका मतलब करंट मैक्सिमम गुजरे, इसका मतलब रेजोनेंस हो। तो आपको रेजोनेंस की कंडीशन पता चल गई, यहाँ पे लगने वाली है। तो न्यू आर बना देंगे, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2π/LC। 2π मत भूलना, 2π कहाँ नहीं आता, ओमेगा में नहीं आता, ओमेगा खुद होता है 2π न्यू आर। निकाल लो, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो न्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π², और यहाँ से हट गया एल और सी, ऐसे लिख दिए। सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चे, देखो खुद ही, सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/μr², 4π² एल, यही आ जाएगी। वैल्यू डालेंगे, 1/ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, 50 का स्क्वायर, 4π है 3.14, इसका चलेगा स्क्वायर, और फिर चलेगा एल, एल कितना है 50 मिली हेनरी, तो 50 × 10⁻³ ये हो गया। सॉल्व कर लेने इसे, मैं बता देता हूँ, ये 2500 हो गया, ये 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 0 से ये काट लेना, तो 2500, 25 × 4 100, 100 × ये 500, 5 × 9 45, 45 और ये मेरे हिसाब से 2.2 कुछ आएगा, हाँ तो वो इतना ही है। तो 2 × 10⁻⁴ फैरेड, फैरेड, हाँ फैरेड से ही होता है। तो 2 × 10⁻⁴ फैरेड आ गया। क्लियर है इतना, शाबाश, ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखो इसमें सारे ऐसे ही हैं, कुछ खास बात नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, एक के दुख के अच्छे निकलते हैं। आपका क्वेश्चन है, वी दे रखा 200 साइन 314 टी अप्लाइड टू रजिस्टर कितना है, 10 ओम का है, 10 ओम। तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, नॉन इंडक्टिव सर्किट। पहले निकालने VRMS, दूसरा IRMS, तीसरा एवरेज पावर। देखो यहाँ पे फेज एंगल 0 होगा, ये भी रेजोनेंस के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपेयर करेंगे तो V0 कितना आ गया, 200 आ गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ओमेगा कितना आ गया 314, ओमेगा का यहाँ कोई काम नहीं है वैसे,
ठीक है, फिर आ गया तो वी नॉट 200 आ गया, कंपेयर करो ना भाई इसे वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो वी नॉट 200 आ गया, वी आर एम एस होगा 200/√2, ठीक है, तो आपको पता ही है कितना आता है, ठीक है, तो इसे 200/√2 वोल्ट से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई आर एम एस होगा वी आर एम एस बाई जो भी यहाँ पे इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस तो आ रही है, तो वी आर एम एस होगा 200/√2 और आर कितना है 10 है, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 20/√2 एम्पियर। क्लियर। और तीसरी चीज़ पावर एवरेज, देखो पावर एवरेज होगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और सिर्फ रजिस्टर वाले सर्किट में फेज एंगल होता है 0, तो वी आर एम एस कितने हैं 20/√2, आई आर एम एस कितने हैं 200/√2, √2 बनेगा 2 10 × 20, पावर कंजप्शन आ जाएगा 2000 वाट, ये आंसर हो गया। क्लियर है, पावर कंजप्शन कितना आ जाएगा 2000 वाट आ जाएगा, मतलब 2 किलो वाट। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे कि a 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC source, a 200 volt variable frequency AC source is connected to series combination of L is equal to 5 Henry, C is equal to 80 microfarad, R is equal to 40 ohm। ठीक है, क्या क्या निकालनी है? पहला एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू गेट मैक्सिमम करंट। आप समझ गए करंट मैक्सिमम LCR सर्किट में तभी आएगा जब क्या हो, रेजोनेंस हो। तो ये कंडीशन आपसे रेजोनेंस की पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आई एट रेजोनेंस, करंट का एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, ठीक है, आई एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। दूसरा है एवरेज पावर डिसिपेशन, तो आपको पता है फेज एंगल 0 हो गए हैं cos फाई। ये सारी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हो, इतना सारा कुछ करना नहीं है। देखो पहली बात पहचानना है मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब रेजोनेंस हो। तो सारी कंडीशन यहाँ पे किसकी लगेगी, रेजोनेंस की लगेगी, बस ये दिखावा होता है इनमें, पाखंडी लोग हैं, तो ऐ करना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यार आपको पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ये चीज़ होती है ना, न्यू आर इज इक्वल टू 1/2π√LC, 2π को ऊपर भेज दो, 2π/r, ठीक। तो 2π ही आपका ओमेगा आर होता है, ये हमने डेरिवेशन में भी करा था। तो एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा आर, बराबर होती है 1/√LC के। मैंने बोला था ये ऐसी कुछ आएगा, अभी देखो बात सच्ची हो गई। √L देखो कितने हैं, L है 5, C है 8 और है 10⁻⁻6 माइक्रो पे, 8 5 × 40, तो ये बनेगा √ऑफ कितना 400 और ये हो गया 10⁻⁻6। आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं तो सीधे 400 का √20 बाहर निकालूंगा। 400 का रूट कितना आ गया, 20 बाहर आ गया, 10⁻⁻6 का 10⁻⁻3 होगा, -6 का -3, 400 का 20, -3 ऊपर जाके 1000 बना, 1000/20 आया, ये कैंसिल, 250 जा, तो ओमेगा आर 50 आ रहा है, 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। ये आपने देखा ही अभी कैसा आया, कर लेना सॉल्व, एल और सी की वैल्यू डालना, 50 रेडियन पर सेकेंड आएगा। क्लियर है, गुड। और क्या निकालना है आपको, करंट निकालने, ठीक है, एट रेजोनेंस। तो आप ये देखो करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा VRMS, ठीक है, हाँ, बाई Z। पर रेजोनेंस में तो Z और R क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आपको XL XC नहीं निकालना है। इम्पिडेंस यहाँ 0 आता है, XL और XC 0 आता है ना, पता ही है आपको।
एक्सएल माइनस एक्सी जीरो आता है, इसलिए एक्सएल एक्सी बराबर आता है। वी आर एम एस आपको दे रखा है, जो भी दे रखा है वो होगा। और आर देखो कितना है, आर है 40, ये से कटेगा, आप पे आ जाएगा 5 एम्पियर एम्पलीट्यूड। तीसरी चीज़ एवरेज पावर कंजप्शन निकालनी है, पावर एवरेज। ये आपकी आर एम एस ही आई, तो है वी आर एम एस आई आर एम एस एन कॉस जीरो, क्योंकि रेजोनेंस है तो फेज एंगल कितना होगा, जीरो होगा। पहले वाले में इसलिए जीरो था क्योंकि वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, ओमिक, ठीक है। वी आर एम एस आपके कितने हैं, 200 है। आई आर एम एस आपके कितना है, 5 है, कॉस जीरो 1 होता है। 200 इंटू 5 आपका आ गया 1000 वाट। क्लियर, गुड, शाबाश, गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बचे नहीं अभी इसमें क्वेश्चन, इतने ही में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये भी हो गया, गुड, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला a student connects along air coil. A student connects along air coil of मैंगनीन वायर। मैंगनीन आपको पता है कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन ही अलॉय हम यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, ठीक है। तो a student connects along air coil of मैंगनीन वायर to a 100 volt DC, ठीक है, सप्लाई, and records current of 1.5 ampere when the same coil is connected to 100 volts, 50 हर्ट्ज़। अब देखो यहाँ कंपैरिजन के लिए बोल रहे होंगे आपको 100 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज़, एसी सोर्स, करंट रिड्यूस टू 1 एम्पियर। ये तो होना ही था क्योंकि यहाँ पे एक्सेल भी काम आ जाएगा ना। तो पहले तो ये गिव रीजन, ऐसा हुआ क्यों, फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, खुद लिखो, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ खुद लिखो। दूसरी चीज़ बोला है कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक तो इसमें कुछ एथिक्स जुड़े हैं, मोरालिटी जुड़ी है। देखो क्या चीज़ है, उन्होंने बोला कि भाई जब हम एक स्टूडेंट ने ना किसी कॉइल को मैंगनीन वायर की डीसी में लगाया, ठीक है, तो 100 वोल्ट डीसी में लगाया, ठीक है, तो उसे करंट मिला 1.5 एम्पियर का। आपने अभी एक क्वेश्चन करा था जब डीसी होता है और कॉइल हो तो एक्सेल कितना होता है, 0। तो 100 वोल्ट डीसी में कितना होगा, एक्सेल होगा 0। तो यहाँ पे जेड कितने के बराबर होगा, आर के। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 100 वोल्ट होगा वो होगा, करंट कितना आया, 1.5, करंट आया 1.5, और जो रेजिस्टेंस है R वो R ही होगा, मतलब होना तो Z चाहिए था। ये तो थे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। DC में वोल्टेज कितनी है, 100, करंट कितना बहा, 1.5, और जो नेट इम्पिडेंस है वो R के ही बराबर होगा। तो 100 इज इक्वल टू 1.5 इंटू जेड की वैल्यू कितनी होगी, R हो गई। R की वैल्यू निकाल लो, अभी तो इतना ही पता चला ना, 100 बाई 1.5 तो 1000 बाई 15, 1000 बाई 15 काट सकते हो, काटो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 200 बाई 3 आ गया। 200 बाई 3 मतलब 66.66 ओम, तो 200 बाई 3 ओम लिख देंगे इसे अभी के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अब इसे हमने किस में लगाया, AC में लगाया, AC इतनी है, ठीक है। अब हमने लगाया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ AC में, तो अब एक्सेल 0 नहीं होगा, आपको बताएं DC में एक्सेल 0 होता है, यहाँ तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ Z पूरा ही होगा, अंडर रूट R² प्लस XL², ये होगा, ठीक है।
और करंट रिड्यूस हो गया कितना, टू 1 एम्पियर। करंट जो है 1 एम्पियर को क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे करंट कितना आया, 1 एम्पियर आया 1 एम्पियर। निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अब एक सिंपल सी बात है, फिर उन्होंने बोला गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, तो बोला ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि सिंस, पहले का आंसर ये है, वो तो ऐसे निकाल दिया कि सिंस इन डीसी एक्सएल 0 है तो जेड आर के बराबर आ गया। आर होगा मिनिमम, अभी तो मिनिमम होगा ना, मैक्सिमम कब होगा यहाँ कि आर के साथ एक्सएल भी जुड़े प्लस में, ठीक है। देयरफॉर करंट इज़ मैक्सिमम, करंट ऑफर्ड इज़ मैक्सिमम, पहले तो ये लिखना। बट इन एसी, अब बोलेंगे बट इन एसी, एसी में क्या होगा, बट इन एसी, एसी में क्या होगा, जेड पूरा होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाएगा मैक्सिमम, तो करंट हो जाएगी रिड्यूस, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, इसे आप शब्दों में भी बयां कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं वर्ड में कि द रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन एज इज़ ऑब्जर्व्ड बाई द स्टूडेंट इज़ सोली ड्यू टू द फैक्ट दैट इन डीसी सर्किट inductive reactance XL is 0, so the current will flow to the maximum extent. But in AC circuit, the net impedance will be the square root of the sum of the square of the impedance and the resistance, so that will be the maximum impedance offered by the circuit or coil, so the current will flow minimum या current will be reduced। ये चीज़ें लिख लेना। अब ये सारी राम कहानी लिख ली। अब आप ये देखो आएगा कितना, तो आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 100 है, कितनी है, 100 है। तो हम एक काम करते हैं, वोल्टेज 100 है, ये है, Z निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, V है 100 इज़ इक्वल टू I और R की जगह Z, जैसे यहाँ पे था V इज़ इक्वल टू IZ, ठीक है। ये I कितना है, 1 एम्पियर है, तो 100 इज़ इक्वल टू 1 इंटू जेड हो गया। अरे V इज़ इक्वल टू IR लगा रहा हूँ, ओम्स लॉ, वहाँ 1.5 था, यहाँ 1 है, वहाँ Z है, यहाँ पे भी Z है, वहाँ 100 है, यहाँ पे भी 100 है, बट वहाँ ZR बन गया था, यहाँ ZR नहीं बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा देखो, पहले तो Z की वैल्यू 100 आ गई, बोलो हाँ या ना, सही है सर। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब अगर Z की वैल्यू 100 आ गई, R दिख रहा तो एक्सेल निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक्सेल अब आप निकाल लो, यहाँ निकाल लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, Z आपका 100 ही आएगा ना। देखो Z हो गया आपका कितना, 100 इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, आर है 200/3, 200/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यह है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 100 इंटू 100 ऐसे हो जाएगा। यहाँ आएगा 200 का स्क्वायर 40000, 2 2 4, 4 0, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ आएगा एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, ये 50,000 आएगा, 50,000/9, तो एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 10,000 माइनस ये उधर जाएगा 40,000/9, ये उधर जाएगा तो 90,000 माइनस 40,000/9, 90,000 माइनस 40,000 होगा 50,000/9। एक्सएल स्क्वायर की वैल्यू आई, एक्सएल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखो 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा, सारा रॉ मेथड से। ये 2 0 का रूट आएगा 1 0, ये 2 0 का रूट आएगा 1 0, 5 का रूट 2.23 होता है, बट मैं इसे √5 लिख दूंगा और इस चीज़ को लिखूंगा 100, तो हम पे आएगा 100√5/3। 2 0 मतलब 100 ही तो होगा। देखो ये 10,000 है, 10,000 का रूट होगा 100, ठीक है। 3 का रूट, 9 का रूट 3, 5 का रूट √5, तो 100√5/3 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। 100√5/3 ओम, इसे सॉल्व करोगे तो 74.3 ओम आ जाएगा, 74.3 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाएगा। देखो जरा लाइट कितनी आ रही है, ये कम है, इतनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि what is the RMS value of current, what is the RMS value of current
इन AC सर्किट, ठीक है, RMS वैल्यू निकालनी है करंट की AC सर्किट में, हैविंग R इज इक्वल टू 10 ओम, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड, इन सीरीज अक्रॉस, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी, अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेंस, ये क्वेश्चन है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेंस, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या करे देख लो, आपको निकालने कितना IRMS हो जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है, Z पता चल जाए तो निकल ही जाएगा। क्वेश्चन के साथ खेले करो अब, जब आपको पता चल जाए, आपको R दे रखा, C दे रखा, IRMS पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है IRMS, आपको पता होता है ये कितना होता है VRMS/Z, बिना क्वेश्चन पढ़े इतना होता है। अभी देखना है Z होगा क्या, क्योंकि यहाँ R और C है तो Z यहाँ हो जाएगा XL 0, तो Z होगा √R² प्लस XC का स्क्वायर। बस अब निकालने दौड़ेंगे इनको। तो देखो जो भी चीज़ वोल्टेज दी होती है वो RMS होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो VRMS आपका 220 है अपॉन रजिस्टर आपको दे रखा है 10 ओम का, 10 का स्क्वायर, XC निकाल लेते हैं, उसमें XC निकाल लेते हैं ना भैया, XC होता है 1/ω/c, बोलो हाँ है ना, यस सर। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी देर की 50, फ्रीक्वेंसी का है 50 है, तो ओमेगा होगा 314, ठीक है। कैपेसिटेंस की वही रोतुड़ू से हैं, एक ही वैल्यू देते हैं 50 × 10 की पावर -6, -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, यस सर हो जाएगा। यही डालेंगे, बट इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, कितना आएगा ये देखेंगे। 50 × 10 की पावर -6 ये है, तो यार एक 0 उधार ले लिया, ये 10 की पावर 5 हो गया, 314 हो गया, 2 0 उधार ले लिए, 4 हो गया ये, ठीक है, यहाँ बचा 100, यही तो है ना, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6, ये 50 है। 50 कितने बार काटेगा, 2 बार, क्लियर है, 4 और 2 6, नीचे 50 है, 2 बार इसे काटेगा ये, 2 15 × 30, 2 7 × 40, 157, तो आप पे है 40/157, इसे जल्दी से सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, 40/157, फटाफट करो, बताओ कितना आ रहा है, 40/157 आपका आ रहा है 63.7 ओम, 63.7 ओहम, यहाँ डालो 63.7 ओहम नहीं, उसका स्क्वायर ये है, और सॉल्व करो, बस ख़त्म। और क्या करोगे, 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे, नहीं सीधा करो, कितना आएगा, अंदर से तो 64.5 आ रहा है, तो यह है 220/64.5, 6 4 जो 24, उससे कम आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपका आ रहा है 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर, दिस इज़ द आंसर, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद आया, आपसे बोला अ कैपेसिटर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर, रजिस्टर एंड 40 मिली हेनरी इंडक्टर, C और R नहीं दे रखे भैया, कैपेसिटर दे रखा, रजिस्टर दे रखा और 40 मिली हेनरी इंडक्टर है, कनेक्टेड इन सीरीज़, कनेक्टेड इन सीरीज़, इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करा, 2N AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C, हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C इफ़ V इज़ इन फेज विद I, बस यहीं पे कहीं की छुपी है क्वेश्चन की। देखो मैंने आपको बताया था, ये भाई देखो LCR सर्किट है, LCR सर्किट, इसमें जब भी रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस की कंडीशन आएगी तो या तो आपको ये बोलेंगे कि दोनों रिएक्टेंस क्या हैं, बराबर हैं, XL और XC क्या हैं, बराबर हैं, या तो ये बोल सकते हैं, या तो आपको बोल सकते हैं Z R के बराबर है, मिनिमम है, रेजोनेंस की पहचान यही है ना, या तो वो बोलेंगे कि सर्किट इज एट रेजोनेंस, सीधा बेशरम होके सीधा ये बोल देंगे, या तो बोलेंगे
कि रिएक्टेंस क्या है, सेम है, या तो ये बोलेंगे Z क्या है, मिनिमम है R के बराबर, या तो आपको बोलेंगे पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है, पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है, कॉस फाई कितना है, 1 है, या तो आपको बोलेंगे फेज़ एंगल कितना है, 0 है। बहुत बढ़िया, फेज़ एंगल 0 है मतलब V एंड I आर इन सेम फेज़, V एंड I आर इन सेम फेज़, V एंड I आर इन सेम फेज़, जिसका मतलब भी यही होता है कि V इज़ इन फेज़ विद I, फेज़ में है मतलब दोनों का सेम फेज़ है, नहीं तो फेज़ डिफरेंस बोलते हैं, लैग बोलते हैं, लीड बोलते हैं, या तो लैग बोलते हैं या तो लीड बोलते हैं, या फेज़ डिफरेंस बोलते हैं अगर इन दोनों का फेज़ अलग अलग होता। बट V इज़ इन फेज़ विद I मतलब दोनों का फेज़ डिफरेंस क्या सेम है। तो रेजोनेंस 4-5 तरीके से बोला जा सकता है, या तो सीधा बोलते हैं फेज़ डिफरेंस 0 है मतलब V एंड I आर इन सेम फेज़, या V इज़ इन फेज़ विद I, या पावर फैक्टर यूनिटी बोल सकते हैं, Z क्या बोल सकते हैं, मिनिमम, एक्सेल क्या बोल सकते हैं, एक्सी। एक और चीज़ बोल सकते हैं, एवरेज पावर कंजप्शन इज़ मैक्सिमम, एवरेज पावर कंजप्शन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि पावर एवरेज होता है EV IV cos फाई, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कहाँ आती है, LCR में, रेजोनेंस में आती है। तो 5-6 तरीके से बोल सकते हैं, आपको रेजोनेंस की कंडीशन आपको ढूंढनी है बस, या तो सीधा बेशरम बोल के बोल दें कि रेजोनेंस है, या बोल दें रिएक्टेंस बराबर है, या ये बोल दें कि Z क्या है, मिनिमम है R के बराबर, या ये बोल दें कि पावर फैक्टर यूनिटी है, या ये बोल दें कि फेज़ एंगल 0 है मतलब V और I किस में, सेम फेज़ में, या बोल दें एवरेज पावर क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर, गुड। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है रेजोनेंस की कंडीशन है। तो यही बताना चाह रहा था मैं आपको, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कहना तो यही चाह रहा है। तो हमें बोल रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि सिंस V एंड I आर इन सेम फेज़, V और I कैसे हैं, सेम फेज़ में, इज इन फेज़ मतलब सेम फेज़ ही होता है। तो कंडीशन कौन सी भैया, रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गया। अब जब रेजोनेंस होता है तो आपको होता है क्या होता है, एक्सेल और एक्सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कुछ नहीं पता, एक्सेल और एक्सी बराबर होते हैं। एक्सेल होता है ओमेगा एल बराबर होता है 1/ओमेगा सी के, ओमेगा ओमेगा साथ में, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC के, फटाफट कराऊंगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, यही होता है, ठीक है। और कुछ और एल दे रखा, न्यू भी हमें पता है, तो न्यू हो जाएगा कितना, 1/2π√LC, न्यू कौन सा, रेजोनेंस वाला। क्लियर है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी फिर 60 हर्ट्ज़। क्लियर, एल दे रखा है, सी निकालना है, बस क्यों घबराना, सी निकाल लेंगे, ठीक है। न्यू आर कितना है, 60 है, 60 लिख लो। देखो मिली हर्ट्ज़ माइक्रो हर्ट्ज़ भी हो सकता है, तो देख लेना है ना, पागल मत बनो। तो 1/2 यहाँ पे पाई, ठीक है, √L, एल दे रखा है बच्चों कितना, 40 मिली हेनरी। कहाँ है सर, दिख नहीं रहा, ये रहा, आँख के अंदर दिख नहीं रहा, दिख गया, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, शाबाश प्यारे बच्चों। यहाँ देखो अब 40 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ बस इतना हो गया, ये एल हो गया, सी निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर दो, आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तभी तो आएगा, रूट को कैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सी भी तो है अंदर, सी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर होगा 3600, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 9.14 होता है शायद पाई, 9 पॉइंट ऐसे कुछ आता है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये 40 आएगा, ये 10⁻³ आएगा, और ये सी आएगा। भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, सारी जगह स्क्वायर करा, यहाँ पे भी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, बाकी का स्क्वायर हुआ। सी निकाल लो, अब तो सी निकालना आसान है ना, सी ऊपर गया, बाकी सारी चीज़ें नीचे आई, 4 × 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 40 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके 1000 बना, 4 लिख दिया, पाई स्क्वायर लिख दिया, 40 लिख दिया, 10⁻³ ऊपर जाके 1000 बना, सी ऊपर गया, 3600 नीचे आया, 3600 नीचे आया, कुछ पावर्स कट कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, बाकी सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 लगभग 12, 12 3 जा 36, तो ये 0.3 समथिंग कुछ आएगा, देखो कितना आ रहा है, देखो देखो देखो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, गुड। तो यार ये आपका आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड, कैपेसिटर इतना आएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। एम आई रॉन्ग, यस यू आर रॉन्ग, आप गलत बता रहे थे, बट इतना आएगा, ठीक है, असली बात ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सिर्फ इतना कह रहा है, पहले तो इसे काटते हैं क्योंकि हमारा हो चुका है, काट दिया, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कॉमा 0.10 हेनरी इंडक्टर एल एंड, अच्छा सर इसको पार्शियलिटी मत करे करो, इसको सी लिखो, ठीक है। 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 0.10 हेनरी इंडक्टर एंड 25 ओम रजिस्टर, 25 ओम का रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्ट करा सीरीज में विद एन एसी सोर्स, विद एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखो एसी बोलते हैं उसे, चाहे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, यहाँ करंट बनाता है और इंड्यूस ईएमएफ, तो वो चीज़ है। यहाँ ईएमएफ की वजह से करंट नहीं बनता, यहाँ बैटरी की वजह से करंट नहीं आता, यहाँ करंट पहले से रहता है, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनता है, जो कि ये है 310 फाइन 314 टी। एसी तो और डीसी इतनी खतरनाक चीज़ें हैं, तो पता ही है। एसी के सपोर्टर कौन थे? निकोला टेस्ला थे। और डीसी के सपोर्टर कौन थे? बताओ कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब को इन्वेंट करा था। और निकोला टेस्ला उनके अप्रेंटिस थे, उनके अंडर काम करते थे। निकोला टेस्ला ने उनके अंडर काम करा, उन्हें बताया कि कैसे एसी डीसी से सुपीरियर है। काम अच्छे से करा। एडिसन ने वादा करा था पैसे देंगे, पैसे दिए नहीं। फिर बाद में टेस्ला को फिर रूजवेल्ट, आप जानते ही हैं, हेनरी फोर्ड जो आपकी गाड़ी है, उन्होंने फिर फंड करा था। बाद में तो वो गरीबी में मरे, कोई बात नहीं। बट जो आपके एडिसन थे, उन्होंने कैसे खौफ पैदा करा, तो उस टाइम जो डेथ पेनल्टी दी जाती थी, वो गोली से नहीं देते थे, फांसी में नहीं टांगते थे, पत्थर से मारते थे, ऐसी चीज़ें करते थे, बैरबैरिक चीज़ें। तो एसी को ख़तरनाक दिखाने के लिए जो आपके थॉमस एल्वा एडिसन है, उन्होंने क्या करा, इंसान को जो कन्विक्ट होते थे, बुरे लोग होते थे, बुरे हो ना हो हमें नहीं पता, उनको करंट वाली कुर्सियों पर बिठाया। और आपको बताइए फिर क्या होगा, इंसान पूरा गल जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। तो ऐसा हुआ, तो लोगों के बीच खौफ पैदा करा कि देखो एसी कितनी ख़तरनाक है, आप इसे अपने घर में नहीं यूज़ कर सकते। आपको बताइए एसी का शौक कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, इंसान का खून जलाने के बाद ही मानता है, ये दिक्कत है। ऐसी राइवलरी थी उनके बीच में। बट आपको बताइए आज भी जो प्रोटोटाइप या जो एक बार डिज़ाइन बन गया था जनरेटर का, मोटर का, जो आपके टेस्ला ने बनाया था, आज भी हम वही यूज़ करते हैं। आर्मेचर कॉइल और स्प्लिट रिंग्स चेंज नहीं करा उसे भी, आज भी वही चलता है। ये बात है। तो ये है 314 टी। पहली चीज़ तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ। दूसरा रिएक्टेंस निकालने, रिएक्टेंस पता है ना, एक्सएल माइनस एक्सी, वो चीज़ निकालनी है। तीसरी चीज़ इम्पिडेंस निकालनी है, जेड। चौथी चीज़ करंट निकालना है। ये रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस और करंट, ये चीज़ें निकालनी है। निकाल लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है।